तो जो मैंने आपको अभी सेकंड पोर्टफोलियो रिव्यू करा ना, उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता लग गया कि एज अ स्टार्टर एक जो पहला पोर्टफोलियो रिव्यू किया था उसको आप बेवकूफ़ी वाली कैटेगरी में डाल सकते हो, लेकिन स्टिल आपका डिसीजन है। लेकिन सेकंड जो पोर्टफोलियो रिव्यू मैंने किया वो उसमें आप ये देख सकते हो कि जो रेशोज़ निकल के आए, जो क्वालिटी निकल के आई, वो एक स्टार्टिंग है किस चीज़ की, कि आप अपने आप को एग्रेसिव इन्वेस्टर बोल सकते हो। आपका रिस्क एपेटाइट हाई होगा तभी आप उस पोर्टफोलियो को बनाओगे। समझ गए? अब तीसरे पोर्टफोलियो पे चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे आप लोगों के पोर्टफोलियो रिव्यू और बताएंगे कि इस गिरती मार्केट में क्या सिनेरियो है, क्या स्ट्रैटेजी है जो हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात होगी, कंटेंट एजुकेशनल होगा। पोर्टफोलियो में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो डिसीजन आपका है। ठीक है, अब वीडियो के अंदर चलते हैं। देखो यहाँ पे ना, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक हमने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो उठाया जिसमें मैंने देखा कि एक लार्ज कैप, एक मल्टी एसेट, एक एडल्विस मिड कैप, यानी कि दो मिड कैप हो गए जिनका 19,000 एक्सपोजर है, और दो स्मॉल कैप हो गए जिनका 19,000 एक्सपोजर है, और एक लार्ज कैप हो गया। चलो अगर मैं इसको भी मिला लूँ, इसको भी मिला लूँ, तो 12 के। ये रेशो जो सैटेलाइट और कोर का रेशो बनता है ना, ये एक क्वेश्चनेबल है। क्यों क्वेश्चनेबल है? क्योंकि मैंने हमेशा से बोला है कि अगर मैं जाना चाहूँ 50-50 भी, या इधर मैं 40 भी रखना चाहूँ कोर कैटेगरी में, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये 40 भी बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ 24% बनेगा कोर में। और उस कोर में क्या प्रॉब्लम है? ये डिफेंस फंड। इसको कोर में मैं ले रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं इसको 24 दिखाना चाहता हूँ। नहीं तो ये 24 भी नहीं है, ये 22 बनेगा फिर। ओके, तो ये चीज़ समझने वाली होती है, क्योंकि देखो होता क्या है, हमें ना जो सैटेलाइट फंड होते हैं, ये चीज़ समझने वाली है कि जो सैटेलाइट फंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। और ये वॉलेटिलिटी ना, ठीक है चलो ऐसा चल रहा है ये फंड कि यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है। अब कुछ फंड ना वॉलेटाइल होते हैं, इस तरह से जाते हैं, लेकिन फिर इस टाइम फ्रेम में फंस जाते हैं। जैसे कि हमने क्वांट का एग्जांपल लिया, ठीक है, ये इस तरह के टाइम फ्रेम में फंस जाते हैं। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आप यहाँ से चर्निंग करोगे, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, या तो चर्निंग करोगे या पड़ा रहने दोगे। पड़ा रहने दोगे तो अंडर परफॉर्म करेगा, चर्निंग करोगे तो कितनी कर लोगे? अपना 76% पोर्टफोलियो कौन आपको बोलेगा, इतना कॉन्फिडेंस कौन देगा? तो ये जो गलतियां हैं, ये मेरे हिसाब से जो हमने पहले भी 10 बार बात कर चुका हूँ मैं, ये CFA के करिकुलम में, बहुत सारे एडवाइजर्स की बुक्स में बहुत जगह मेंशन है कि ये रेशो उतना आइडियल नहीं है। ठीक है, बाकी स्टिल हर पोर्टफोलियो के बाद मुझे आपको एक चीज़ रिमाइंड कराना ज़रूरी है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो रूल्स रेगुलेशन है उनसे अवगत करा रहा हूँ, और कुछ नहीं। डिसीज़न आपके हाथ में है। ठीक है, अब आगे अगर हम चलें तो यहाँ पे इन्होंने क्या ले रखा है, एक टैक्स सेवर फंड जिसको हम लार्ज कैप मान लेते हैं, एक स्मॉल कैप, एक पराग पारिक, एक लार्ज कैप, एक बिजनेस साइकिल, एक मल्टी कैप, एक SBI कॉन्ट्रा। भाई 5-7 फंड और ढूंढो, कम नहीं लग रहे आप? यहाँ पे क्या रूल ब्रेक हुआ? पहली बात तो 4, 7, 9 और ये 3, 12, लगभग 12,500 रुपये की SIP। अगर मैं जाऊं कि चलो किसी में पोर्शन ज़्यादा रखूं और 2,500 रुपये इतना भी मैं डिवाइड करूं, तो भी मैं कितने फ़ंड ले पाऊंगा? मैक्स टू मैक्स 5। तो नंबर ऑफ फंड 7 पहुंच गए। अब ये 7 पहुंचना ना बहुत मतलब सब्जेक्टिव है, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। ओके, अमाउंट के हिसाब से 7 म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से रूल ब्रेकिंग है। लेकिन अगर इसको हम छोड़ भी दें, क्योंकि कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है अगर आपने ढंग से मैनेज किया हो तो। लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे ये लार्ज कैप हो गया 2,000 आपका, इसको ऐड करते जाइएगा, लार्ज कैप के आसपास मैं लिखता जाऊँगा। 3,000 हो गया 5। ये पोर्टफोलियो में आपके कुछ भी करेंगे ये रिलेवेंट ही नहीं होगा। क्यों? अब ये मान लो आपने 500 रुपये के हिसाब से 6,000 रुपये साल का डाल दिया। अब ये 6,000 कुछ भी आपको XYZ रिटर्न दे, लेकिन वो आपके पोर्टफोलियो के उतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा, क्योंकि आप तो यार 1.5 लाख रुपए लगभग डाल रहे हो साल का। और 1.5 लाख रुपए में से अगर एक ऐसा फंड है जिसके अंदर सिर्फ 6,000 रुपये गया है, तो उसका रिटर्न क्या इम्पैक्ट करेगा? ना इसका ख़राब परफॉर्मेंस, ना इसका अच्छा परफॉर्मेंस। ठीक है, बाकी फ़ंड की बात करूँ तो ये भी आपका मोस्टली लार्ज कैप में जाएगा। निप्पॉन मल्टी कैप में 40-50% लार्ज कैप,
ये भी मोर देन 50% लार्ज कैप। अब एक चीज़ है कि हर फंड के अंदर कोई भी सिर्फ एक ये फंड छोड़ के कोई भी अलग से स्मॉल कैप या मिड कैप नहीं है। तो रेशो यहाँ क्या बनता है, यहाँ रेशो बनता है कि 80% कोर 20% सैटेलाइट, कुछ ऐसा। लेकिन इसको भी अगर मैं ले लूँ तो एक चीज़ है कि 4,000 रुपये हमारा किसके अंदर चला गया, तो हमारा 33% ये बन गया और 66%। अब ये रेशो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग मतलब अगर हम एक एग्रेसिव इन्वेस्टर की कैटेगरी बनाएं तो ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है। यहाँ पे 3 इन्होंने ले रखे हैं, फिर एक स्मॉल कैप अलग से, एक स्मॉल कैप अलग से, एक लार्ज कैप अलग से, 200 रुपये का। ये 200 रुपये का इसको चढ़ावा दे रहे हैं कि भगवान के नाम का है। क्यों दे रहे हो यार? जब तक ये अलग किसी गोल के बेस पे नहीं चल रहा ना कि चलो मुझे एक साइकिल लेनी है 12 महीने बाद या 24 महीने बाद, तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता इसका कोई पर्पस है। रीज़न वही चीज़ है ना, 13,000, 15,000, 18,000, 18,200 की SIP है। ये 200 यहाँ पे क्या कर रहा है? तो अब ये जानना चाहते हैं कि आप एग्रेसिव हैं या नहीं हैं। देखो, जब आप इक्विटी में आ गए तो एग्रेसिव तो हो आप, लेकिन अब आगे रिस्क फैक्टर कितना है वो चीज़ देख लेते हैं। यानी कि रिस्क फैक्टर मतलब एग्रेसिव की भी कैटेगरीज होती हैं, तो उसके अगर बारे में बात मैं करूं तो यहाँ पे जब एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो बन रहा था, ओके, उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक मिड कैप में 5,000 रुपये इधर, लार्ज कैप 8,000 इधर और 5,000 इधर। ये रेशो 13,000 इधर हो गया और 5,000 इधर हो गया। अगर ये यहाँ पे 33% होता और ये 66 भी होता तो भी एक बहुत ही मतलब स्टार्टिंग रेंज मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये स्टार्टिंग रेंज में भी नहीं आता। आपको पता है कि ये काफ़ी अलग रेशो बन रहा है, मतलब इससे भी ख़राब रेशो है। ओके, तो ये भी पहले वाला रेशो के बारे में बात हो गई। देखो, सबके ना सेम प्रॉब्लम निकल के आती है कि रेशोज़ ही ख़राब है, और रेशो अगर ख़राब होना फिर भी चल जाता है, लेकिन क्वालिटी बेटर होनी चाहिए। तो अब हम क्वालिटी की बात करें तो ये फंड, अगर मैं आपको एक चीज़ जो हमेशा समझाता हूँ ना, इस पोर्टफोलियो को देख के बिल्कुल आराम से समझाई जा सकती है। कैसे? देखो, एक्सिस स्मॉल कैप का क्या है कि 2022 के बाद नहीं चला, 22 में अंडर परफॉर्म, 23 में अंडर परफॉर्म, 24 में अंडर परफॉर्म, 25 में थोड़ा सा बेटर निकल के आया, मतलब बाकियों से बेटर रिकवरी इसने दिखाई लास्ट पास्ट ईयर्स में। बंधन शुरू के सालों में बिल्कुल नहीं था, लास्ट मतलब 2021, 22 और फिर ये 23 में चलना शुरू हुआ। ठीक है, 23, 24, 25, 2-2.5 साल तो नहीं, 23 का आधा बोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी 23 नहीं लिख रहा, लेकिन सिर्फ वो लिख रहा हूँ जब ये अंडर परफॉर्म करे हैं। ठीक है, इसका अंडर परफॉर्मिंग साल कौन सा रहा है? 2024, 2025। अब मुझे एक साल ऐसा बता दो पिछले 5 सालों में जो इस लिस्ट में ना हो। 2021 है यहाँ पे, 2022 2 बार आ गया, 2023 एक बार आ गया, 2024 2 बार आ गया, 2025। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने 6,000 की SIP स्मॉल कैप में करी है तो वहाँ पे हर साल इसका एक अच्छा खासा पोर्शन हम मेरे पोर्टफोलियो को अंडर परफॉर्म करके गया है पास्ट में। तो ये किस तरह के, जहाँ पे तो कैटेगरी एवरेज से रिटर्न्स कम बने हैं लास्ट 5 ईयर्स में, ये प्रूव करने के लिए डिटेल में जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक ख़राब डिसीजन हो सकता है कि एक ही कैटेगरी के, क्योंकि देखो 2 फंड भी होते ना, 2 भी होते, सपोज करो बंधन और ये होता, तो हमारा 2021, 22, एटलीस्ट 23 में हमारे पास ऐसे, मतलब 23 हमारा बहुत सही गया होता लास्ट 2023। ओके, अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मेरा 2025 अच्छा गया होता। अगर मेरे पास ये नहीं होते, मतलब चलो ये मान लो मेरे पास एक्सिस ही नहीं होता, तो मैं इनकी बात करूं 4,000 या 6,000 में से मोस्टली परफॉर्मेंस मिली होती। LIC इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट बहुत इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन स्टिल सेक्टोरल है, तो इसको कोर में नहीं ले सकते। फिर मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, ये मिड कैप अलग से। तो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ ना, रेशो पे तो बाद में जाएंगे, लेकिन क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी बहुत क्वेश्चनेबल है। यहाँ पे गलतियाँ मैंने आपको बता दी हैं, बाकी मैंने फिर बोला ना, डिसीज़न आपके हाथ में है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 12,000 इधर, 18,000 इधर, तो ये रेशो एक बार के लिए कोर में, ये सैटेलाइट में, इसको हम फिर भी ये बोल सकते हैं कि 36% समथिंग, और इधर मैं बोलूँ तो 64 समथिंग सैटेलाइट में। मैं फिर से बोलूँगा कि ये वो स्टार्टिंग रेशो है जो एक एग्रेसिव इन्वेस्टर को बेवकूफ़ होने से बचाती है। ठीक है, स्टिल क्वालिटी की बात करें तो अभी तो मार्केट
आपको पता ही है, लेकिन ये वो फंड्स हैं जो पिछले बुल रन में सही रहे थे। अब इनमें से रिकवरी करके सिर्फ और सिर्फ ये डाउटफुल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का कोर फंड हो सकता है, तो इसको डाउटफुल रहने दे सकते हैं आप। उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप बीच में रहा था और निप्पॉन भी कुछ बीच में रहा था। तो ये 3 फंड्स हैं जो अभी डाउटफुल हैं कि कितनी अच्छी रिकवरी आएगी या नहीं, तो वो आगे देखने वाली चीज़ है। देखो अब ये ना योर व्यू टुवर्ड्स फंड सिलेक्शन फॉर 7-8 ईयर्स, ये वाली चीज़ है ना एक्सपेक्टेड रिटर्न वाली, ये क्वेश्चनेबल है भाई। ये तो मार्केट के ऊपर है। अभी के हिसाब से अगर मैं क्वालिटी में अगर नंबर दूं तो 10 में से 9 नंबर हैं क्वालिटी के। अगर कैटेगरी एवरेज बीट, मतलब ये क्वालिटी कैटेगरी एवरेज बीट कर सकती है, लेकिन स्टिल वही चीज़ है ना, मार्केट क्या रिटर्न देती है आपको नहीं पता। ये रिकवरी जो मैंने बोला कि ख़राब कर रहे हैं, ये रिकवरी कितनी बेटर करेगी ये आपको बाद में पता लगेगा। उसके अलावा आगे जाएं तो यहाँ पे 4,000 रुपये का सिंपल पोर्टफोलियो है जो बिल्कुल सिंपल नहीं है। कैन आई ऐड एनी मिड कैप फंड, ये मैं कैसे बता सकता हूँ, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, क्यों ऐड नहीं किया। 3 लार्ज कैप जो रेशो बनता है 75-25 का बनता है। क्वालिटी के हिसाब से ये दोनों फ्लेक्सी कैप के टॉप फंड हैं, ये भी दोनों अपनी अपनी कैटेगरी में टॉप हैं। तो मैं इनको उसमें भी क्वेश्चन नहीं करूँगा, बट स्टिल स्ट्रेटजी क्या है सेफ खेलने की, और अगर आप सेफ खेल रहे हैं तो उस हिसाब से इस पोर्टफोलियो को ऐसा बोला जा सकता है कि ये कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर रहा। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।